गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन में। और देरी ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है बायो इकोनॉमी के ऊपर है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया था पेपर 1 के अंदर एमसीक्यू, बायो इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हमने कल के ही डेली डिस्पैच में एक आर्टिकल डिस्कस करा था बायो इकोनॉमी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ये जो बायो इकोनॉमी का टॉपिक है ये 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, थोड़े से नोट्स बना लेना, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले आज का डिस्कशन हम थोड़ा सा कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल की चीजें भूलनी नहीं चाहिए। कल हमने बेसिकली देखा था बायो ई3 के बारे में। ठीक है, बायो ई3 क्या था? एक पॉलिसी थी, एक कोलैबोरेशन था बेसिकली इसके बीच में, डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लस इसरो के बीच में। ठीक है, और हमने देखा था कि जो बायो इकोनॉमी है कितना पोटेंशियल ये गेन कितना पोटेंशियल रखती है। बायो इकोनॉमी हमारे इंडिया के अंदर 300 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल रखती है बाय 2030। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिकली ये समरी रहती है। अगर आपको जल्दी रहती है तो आप इस समरी को भी पढ़ सकते हैं, अगर पूरा एडिटोरियल पढ़ने का आपका मन नहीं है तो। ठीक है, बेसिकली पूरे एडिटोरियल में बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन ये समराइज है तो पूरा एडिटोरियल भी पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था ANRF, जो हमारा इंडिया का अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। इंडिया का हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। बेसिकली ये क्या चीज है? ये पीपीपी है। पीपीपी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। पब्लिक मीन्स हमारी जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट कंपनी है उनका एक पार्टनरशिप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोस्टर करने के लिए, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ पे बढ़ावा कहाँ पे देंगे? बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है, बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में, बायो इकोनॉमी के एरिया में, बायो इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, तो अनुसंधान ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और जो हमारा बायो ई3 पॉलिसी थी, यहाँ पे ई3 का क्या मतलब है? इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जब बायो आएगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, एनवायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी आएगी, एनवायरमेंट में इकोनॉमी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तीनों चीज होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों पॉलिसीज हैं और ये दोनों जो इनिशिएटिव है, ये फाउंडेशन फाउंडेशन प्लस हमारी ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, कहीं ना कहीं बोल रही है, इसका जो एम है वो क्या, कि जो एकेडमिक एकेडमिक मतलब वो जो आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, एकेडमिक प्लस जो इंडस्ट्रीज होती है, इनमें कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन स्टैब्लिश करना है। ठीक है, अगर आपने लास्ट कुछ डेली डिस्पैच देखे होंगे तो पता होगा कि स्किल इंडिया रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कहती है कि इंडिया में 48% जो यूथ है उनमें अनएम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही नहीं है। मतलब कि जो बीटेक से बाहर निकलते हैं उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोलैबोरेशन की कमी रहती है, इंडस्ट्री और एकेडमिक के कोलैबोरेशन की कमी रहती है। एकेडमिक वाले जो कॉलेज वाले हैं वो कहीं ना कहीं बाबा आदम के जमाने की जो हमें पॉलिसीज वगैरह पढ़ाते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक करी होगी, उनको पता होगा कि अभी वाले जो बच्चे हैं वो तो चलो ठीक है, उनको फिर भी थोड़ा सा एडवांस हो रहा है। जो पहले वाले बच्चे हैं उनको 1990 के टाइम की जो आईसी वगैरह की चिप वगैरह का वो पढ़ाते हैं, जिसका अभी कोई यूज नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कोलैबोरेशन ही नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है हमारी, ये कहीं ना कहीं इनके बीच में पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन रहेगी, ताकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा ध्यान दे, स्पेशली कौन से एरिया में? बायो इकोनॉमी के एरिया में। ठीक है, इससे क्या होगा? हमने अभी देख लिया था, सस्टेनेबिलिटी आएगी, एम्प्लॉयमेंट की, और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, अगर हमें शिफ्ट लाना है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी लानी है इंडस्ट्री में, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कहां से? केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री से हमें बायो बेस्ड मॉडल के ऊपर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और बेसिकली एडिटोरियल में बताया कि सबसे ज्यादा हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए? जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो बहुत जल्दी हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पाम ऑयल से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे जो होते हैं ब्यूटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, लिपस्टिक वगैरह हो गई, ये सारी चीजें, या पाम ऑयल से जो भी चीजें बनती है, सोप वगैरह होते हैं, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें, इन पे हमें बेसिकली ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इनसे होता है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाए। ठीक है, इतना हमने समझा। तो ये बेसिकली इसका मोटिव है, जो हमारी बायो पॉलिसी है उसका मोटिव है। उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल में शिफ्ट भी लाना पड़ेगा, केमिकल बेस से हमें बायो बेस्ड मॉडल पे आना पड़ेगा, तभी हम बेसिकली बायो जो
स्टिमुलेंट्स हैं या बायो से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज ला पाएंगे। ठीक है, अब इनमें कॉन्स्ट्रेंट्स भी कुछ कुछ आते हैं, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे केस स्टडी दी गई है पाम ऑयल का। पाम ऑयल का यूज किसके अंदर होता है? सोप के अंदर। जो आपके घर में साबुन है उन सब में पाम ऑयल होता है। ठीक है, अब पाम ऑयल की वजह से क्या होता है, देखो पाम ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से होता है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। इंडोनेशिया, इंडिया जो है 53% जो पाम ऑयल है अपना वो इंपोर्ट करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंडिया। इंपोर्ट कहां से करता है? देखो प्रॉब्लम कहां आती है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इंपोर्ट हम इंडिया करता है सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, यहां से इंपोर्ट करता है। अब ये जो कंट्रीज है इनके बाद भी मतलब जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड जो है ये लिमिटेड है उनके पास भी। ठीक है, अब उनके पास भी लैंड लिमिटेड है तो उनके जो फॉरेस्ट है अगर उनको लैंड बढ़ाना है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेसिकली इसी पे डिपेंडेंट है, पाम ऑयल इंपोर्ट को एक्सपोर्ट कर करके वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। अगर उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, लैंड चाहिएगा। लैंड कहां से आएगा? जो फॉरेस्ट एरिया उसको काट के, जंगलों को काट के वहां पे क्या करेंगे? पाम ऑयल की वो कल्टीवेशन करेंगे, ठीक, खेती करेंगे काइंड ऑफ। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है? एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है। हमने डेली डिस्पैच में देखा था, शायद सितंबर के डेली डिस्पैच में देखा था कि ओरांगुटान डिप्लोमेसी आ रही है। ओरांगुटान डिप्लोमेसी आ रही है, कहाँ आ रही है? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अगर डेली डिस्पैच पढ़ा होगा तो। ठीक है, जो मेरे बच्चे टेलीग्राम वाले हैं उन्होंने अगर पढ़ा होगा तो मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके बताओ, ओरांगुटान डिप्लोमेसी कहाँ का कॉन्सेप्ट है? क्या ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है? क्या ये चाइना का कॉन्सेप्ट है? क्या ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का कॉन्सेप्ट है या इंडिया का कॉन्सेप्ट है? तो ओरांगुटान डिप्लोमेसी में क्या है कि जहां का भी कॉन्सेप्ट है मैं नहीं बताऊंगा, वो ओरांगुटान को गिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितना जितना पाम ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे, जितना जितना तुम साबुन यूज करोगे, उतना उतना पाम ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे। और पाम ऑयल को इंपोर्ट करने की वजह से क्या होंगे? उतना ज्यादा क्या होगा? उतने ज्यादा फॉरेस्ट कटेंगे। ठीक है, उतने ज्यादा जंगल कटेंगे। जंगल कटने की वजह से क्या होगा? जितने ओरांगुटान है वो कहीं ना कहीं बेघर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना साबुन लगाओगे उतने ओरांगुटान का तुम घर उजाड़ोगे। ये चीज थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, एक्चुअल में यही चीज है कि जितना हम कंज्यूम करते हैं उतने ही ज्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, और उसी को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने डेली डिस्पैच के अंदर, आपको बस कनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है तो चलो ये थोड़ा सा हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि पाम ऑयल कहाँ यूज होता है। ये केस स्टडी है बेसिकली, पाम ऑयल कहाँ यूज होता है? सोप प्रोडक्शन में। ठीक है, पाम ऑयल की वजह से होता क्या है कि जो सोप इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे जो पाम ऑयल इंपोर्ट करती है, क्योंकि सोप इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किस पे? पाम ऑयल के, पाम ऑयल के ऊपर। तो उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तीनों चीज हमने अभी देख ली। डिफोरेस्टेशन कहाँ होता है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पेड़ काट रही है, पेड़ काट के वहां पे क्या कर रही है? पाम ऑयल उगा रही है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है क्योंकि जो पेड़ थे पहले, जो फॉरेस्ट थे पहले, वो क्या करते थे? कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करते थे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उसे कहते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करना। अब जिन्होंने एब्जॉर्ब करे होंगे उनको काट देंगे तो वो रिलीज भी करेंगे, ऊपर से पाम ऑयल जो इंडस्ट्री है वो भी रिलीज करेगी। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन भी हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो ओरांगुटान है उनको अब वहां से कहीं ना कहीं वो लोग भी गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई और इनडायरेक्टली मैंने आंसर भी बता दिया तुम्हें। अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 90% जो पाम ऑयल प्लांटेशन है वो कौन कौन से रीजन में? बोर्निया सुमात्रा वाले रीजन में, बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन वाले रीजन में यहाँ पे वो होते हैं। ठीक है, और पाम ऑयल क्यों पाम ऑयल इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता आता है। ठीक है, साबुन कितने रुपए का आता है? 20-25 रुपए का आता है साबुन। तो पाम ऑयल भी सस्ता आता होगा इसीलिए तो साबुन सस्ता है। अगर पाम ऑयल ही महंगा आता होगा तो साबुन महंगा होगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, हाई यील्ड देता है, और वेजिटेबल ऑयल की डिमांड जो है ग्लोबल में 40% है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है। ये बेसिक चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमें अगर इसका यूजेज घटाना है पाम ऑयल का, अगर अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, पेड़ कटने से बचाना है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? कुछ इनोवेटिव तरीका लेके आना पड़ेगा। और वो इनोवेटिव तरीका क्या है? बायो इकोनॉमी को प्रमोट करना, बायो इकोनॉमी को प्रमोट करना। ठीक है, वही एक बेसिकली यहाँ पे इनोवेटिव तरीका है कि कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, माइक्रो
ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ई कोली का हमने कल एग्जांपल लिया था, ये चीजें क्या करती हैं, ये चीजें हमें अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती है, जो हम ये जो पाम ऑयल है इनके अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराते हैं, जो हम ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनकी वजह से डिफोरेस्टेशन वगैरह होता है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट होता है, इनका अल्टरनेटिव इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी ही जो है वो रिप्लेस कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है किसको, पाम ऑयल के कंजप्शन को। कैसे? एक आर्टिफिशियल फैटी एसिड बना के। देखो साबुन के अंदर बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं, और यही फैटी एसिड जो होते हैं यही क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिकली हम बना सकते हैं बायो। अब पाम ऑयल जो फैटी एसिड्स प्रोवाइड करा रहा है उसको हम सिंथेटिकली भी तो बना सकते हैं, हमने नाइलॉन भी तो बनाया है, हमने टी शर्ट जो पहले कॉटन से बनाते थे हमने अब प्लास्टिक से बनाने लग गए। ये क्या चीज है? यही तो टेक्नोलॉजी है। अब यही टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करके हम पाम ऑयल का भी यूज भी रिड्यूस कर सकते हैं। और स्ट्रक्चरिंग पोर्शन ऑफ द सोप जो है, अब यहाँ पे बताया गया है एडिटोरियल के अंदर कि ये जो स्ट्रक्चरिंग, जो सोप का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसका कोई डायरेक्ट कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता, तो हमने कहीं ना कहीं इसको बायो बेस्ड मटेरियल से या फिर अदर प्लांट बेस्ड मटेरियल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका एज सच इतना कोई कंज्यूमर बेनिफिट तो होता नहीं है। और जो हार्ड सोप कंटेंट होते हैं उसको रिड्यूस करके हम सोप की फंक्शनैलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है सोप के एग्जांपल से, यहाँ पे ये बताया गया है कि हम जो करंट मेथड्स हम यूज कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए डिवास्टेटेड हो सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव मेथड से, जो कि बायो बेस्ड मेथड है, उनका यूज करके हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, और उसका एग्जांपल है ये जो सोप के अंदर हम आर्टिफिशियल फैटी, सोप के अंदर जो हम पाम ऑयल यूज करके फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं उसको आर्टिफिशियली भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसके लिए गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी की जरूरत है। देखो यहाँ पे तुम्हें समझना चाहिए कि अगर जो सस्टेनेबल मेथड्स हैं, ठीक है, सस्टेनेबल मेथड में, चलो इसका छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लो कि जैसे हम कोल बेस्ड एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, कोल बेस्ड एनर्जी हम यूज करते हैं कितना, 70%। सस्टेनेबल नहीं है, ये हमें भी पता है सस्टेनेबल नहीं है, तो क्यों इसको 100% हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे? क्यों जो सोलर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है विंड एनर्जी से, जो वाटर से, वेव से यूज होती है, हम इनसे क्यों नहीं 100% यूज कर पा रहे? कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है भैया, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, महंगी पड़ती है बिजली वो, ठीक है। महंगी बिजली पड़ती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी चीज अगर महंगी होगी तो डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे आएगा, हम लोगों पे आएगा, ठीक है, कंज्यूमर्स पे इफेक्ट आएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं कोल को। अब इस एग्जांपल में हम यहाँ पे पाम ऑयल को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि सस्ता है। अगर साबुन तुम लेट से 30 रुपए का खरीदते हो, अगर हम बायोस्टिमुलेंट का यूज करके, जो हमारा अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा, आर्टिफिशियल सिंथेटिक वे में फैटी एसिड प्रोड्यूस कर लो, उससे अगर सोप बनाएंगे तो कहीं ना वही 60 रुपए का आएगा, ठीक है। अब ये जो 30 रुपए का, ये किस पे बर्डन पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा। एनवायरमेंट भले ही सस्टेनेबल हो जाएगा, लेकिन हमारी जेब ढीली हो जाएगी, ठीक है। तो यही बेसिकली ऑब्स्टेकल है, जिसकी वजह से हम जो है जो 100% है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं सस्टेनेबल वे पे। ये याद रखना, ये हर चीज में अप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हमने अभी देखा कि इंडिया जो है बहुत हैवीली डिपेंडेंट है साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज के ऊपर हमारे पाम ऑयल इंपोर्ट के लिए, ठीक है। इंडिया ने अपना मिशन भी चलाया इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए। उस मिशन का नाम था, 2021 में चलाया था, नेशनल मिशन ऑन एडेबल ऑयल ऑयल पाम, ठीक है। अभी इनका कोई यूज नहीं है क्योंकि 2021 का है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या था कि डिफोरेस्टेशन वगैरह इन सब चीजों को हमें कम करना है, ठीक है। रिड्यूस इंपोर्ट वाइल अडहेरिंग नो डिफोरेस्टेशन नो पीट पॉलिसी। बेसिकली यही चीज है कि डिफोरेस्टेशन वगैरह कम करना है वहां पे, और इसीलिए हमने इंपोर्ट जो है हमारा, मतलब सेल्फ सस्टेनेबल, आत्मनिर्भर भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट करने के लिए ये मिशन लाया गया था कि हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा कम किया जाए, 4-1% कम भी कराए, थोड़ा हंस लो, खुशी की बात है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया है, इकोलॉजिकल रिसर्च इज क्रूशियल फॉर एक्सेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मतलब जो रिसर्च वगैरह है वो इंपॉर्टेंट है अगर हमें ये जो हमारा एम है इसको अचीव करना है। उसके बाद कॉस्ट सिंप्लीफिकेशन, वही सारी चीज यहाँ पे फिर से घूम फिर के आ गई कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा, कंज्यूमर्स को करेगा, इसीलिए हम कर नहीं पा रहे, इसीलिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत है ताकि जो फंडिंग पैसे वगैरह है वो प्रोवाइड कराए। देखो
यहाँ पे फंडिंग मतलब क्या कि एडिटोरियल में सजेस्ट किया गया है कि हमें अगर बायो इकोनॉमी की तरफ मूव करना है तो गवर्नमेंट का हाथ तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट को सस्ता बनाना है तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्सिडीज प्रोवाइड करा सकती है, फंडिंग प्रोवाइड करा सकती है, ताकि जो प्रोडक्ट है जब तक वो 100% ना अचीव हो जाए तब तक सस्टेनेबिलिटी, मतलब वो चीप प्रोडक्ट ना हो जाए, क्योंकि देखो अगर कोई भी प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली चीप हो जाएगा। अभी पाम ऑयल से हो रहा है, सारी जो फैक्ट्री है उसके अकॉर्डिंग स्टेब्लिश है, तो वो प्रोडक्ट सस्ता आता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करा के अगर बायो जो स्टिमुलेंट्स है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपना पाम ऑयल का इंपोर्ट रिड्यूस कर दें और उसकी जगह सिंथेटिक आर्टिफिशियली जो फैटी एसिड जो सोप के अंदर बेसिकली डलते हैं वो प्रोड्यूस करके हम साबुन वगैरह बना दें, या फिर इस एडिटोरियल में साबुन का एग्जांपल लिया है, या फिर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो पाम ऑयल से बनते हैं वो अगर हम प्रोवाइड कराने लग जाए तो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। लेकिन ये महंगा होगा तो गवर्नमेंट को इसको फंडिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, रिसर्च इनिशिएटिव, फिजिकल सपोर्ट फॉर कंपनीज, ये सारी चीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि ये जो बायो इकोनॉमी है ये बूस्ट कर सके। ठीक है, तो ये एक मेजर्स यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि हमें पैसे तो प्रोवाइड कराने ही कराने हैं गवर्नमेंट को, उसके साथ रेगुलेटरी थोड़े से चेंज भी करवाने हैं। ठीक है, रेगुलेटरी चेंज में यहाँ पे बताया गया है, देखो कि अभी जो हमारा रेगुलेशन है वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। मतलब कि जो साबुन है, देखो यहाँ पे लिखा है कि सोप क्वालिटी डिग्रेडिंग, सोप क्वालिटी ग्रेडिंग करेंटली रिलाइज ऑन फैटी मटेरियल कंटेंट। ठीक है, फैटी मटेरियल कंटेंट पे जो सोप की क्वालिटी है कहीं ना कहीं वो रिलाई करती है किसके, फैटी मटेरियल कंटेंट के ऊपर। लेकिन रिसर्च वगैरह हुई है, रिसर्च पेपर बोलता है कोई डायरेक्ट यहाँ पे कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा कि ये जो फैटी मटेरियल कंटेंट है ये उसकी क्वालिटी को जज करें। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें परफॉर्मेंस बेस्ड पे शिप होना चाहिए अपना जो फैटी मटेरियल कंटेंट, जो हमारा रेगुलेटरी है जो रिलाई करता है इसके ऊपर, उसको परफॉर्मेंस बेस्ड पे शिप हो जाना चाहिए, ताकि जो हमारा बायो स्टिमुलेंट्स या बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्ट निकलेगा उसको परफॉर्मेंस के बेस पे जज किया जाए, ना कि उसके अंदर जो फैटी मटेरियल कंटेंट है उसके ऊपर, क्योंकि पाम ऑयल के अंदर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेफ्टी, कंज्यूमर बेनिफिट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इन सबको भी ध्यान में देख के हमें जो हमारा रेगुलेटरी है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है और यही एक वे है हम बायो बेस्ड इकोनॉमी को बायो बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है कि भाई देखो क्या डिस्कस किया गया, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है कि पाम ऑयल का यूज हम ज्यादा करते हैं, पाम ऑयल की वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब इस पाम ऑयल का यूज को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत है और थोड़ा रेगुलेटरी चेंज की जरूरत है। बस यही तीनों चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, बस घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करी हैं जो आपके लिए इतना रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि आप पेपर में इन सब चीजों को लिख नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन जो मेन थीम है वो थोड़ा सा ध्यान रहनी चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कहाँ पे ये हमारे लिए सस्टेनेबल वे लेके आएगा, कहाँ पे हमें ऑब्स्टेकल आ रहे हैं और उस ऑब्स्टेकल को कैसे रिड्यूस करना है गवर्नमेंट फंडिंग से और रिसर्च को प्रमोट करके। ठीक है, चलो अब ये जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ताकि कुछ आप लिखो, कुछ भी नहीं होगा तो एक चीज तो जरूर होगी, रिकॉल होगा। ठीक है, रिकॉल बहुत जरूरी होता है आपके माइंड में चीजों को स्टिक करने के लिए, क्योंकि आप सोचोगे। अब देखो 2024 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था। देखो बायोटेक्नोलॉजी में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या होता है, देखो ब्लू आ गया, एक्वेटिक से रिलेटेड होगा पक्का। ठीक है, एक्वेटिक से रिलेटेड होता है, फिशिकल्चर, इन सब चीजों में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम, देखो अभी क्या करते हैं हम, अभी डालते हैं हम यूरिया, अभी डालते हैं हम डीएपी। ठीक है, ये सारी चीजें खेतों में डालते हैं, नाइट्रोजन का वहां पे वो बढ़ता है, उससे मतलब डिग्रेडेशन हो रही है एनवायरमेंट में, यही चीजें हो रही हैं उनकी वजह से। पंजाब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पंजाब हरियाणा, वहां पे लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ओवर फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली उसी का एक अल्टरनेटिव है। तो ये यूजेज है, देखो ये भी आप यूज कर सकते हो इसको अपने ऐसे राइटिंग के अंदर की, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी।
रेड बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या चीज है, फार्मास्यूटिकल्स की दवाइयों वगैरह में जो यूज होता है उसको रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी दूध का नहीं है, यहाँ पे बायोफ्यूल से रिलेटेड है कि देखो हम बायोफ्यूल का यूज भी करते हैं, तो पेट्रोल का भी जो हम यूजेज है वो भी हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस तो बहुत हैं, इसीलिए तो उसका पोटेंशियल कितना है, $300 बिलियन। तो अब चलो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, चलो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आ गया, क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो पढ़ लो। विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजीज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे इंसुलिन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन वगैरह यूज करने के लिए कौन सी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ये पूछा है। तो अभी हमने देखा कि जो रेड बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। तो ऐसे करके आपको आंसर करना होता है अपने पेपर के अंदर, थोड़े से ऑप्शन जो होते हैं उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। CERTIN, ये क्यों आया है, पहले क्यों आया है इसका जवाब देख लेते हैं। देखो RTI लगी थी, RTI की रिप्लाई में RBI ने बताया कि जो साइबर फ्रॉड है इंडिया के अंदर उसका वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। तो लास्ट ईयर इनका इसने कितना लॉस कर दिया अपना, 3,200 करोड़ का कुछ लॉस हुआ है टोटल मिला के। तो इतना ज्यादा ये लॉस कर रहा है जो हमारा साइबर फ्रॉड है। तो इसके मेजर्स के अंदर एडिटोरियल, इसके मेजर्स के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर 2-3 आर्टिकल आए थे और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये आर्टिकल आया था, CRTN रिलीज एडवाइजरी ऑन ऑनलाइन स्कैम, कि जो CERTIN है, जो CERTIN है, ये टाइम टू टाइम एडवाइजरी इशू करता रहता है, साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम इनसे रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होता है तो पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में इससे भी प्री बाइक यूज में इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भी क्या एडवाइजरी है ये, कुछ उसमें कीवर्ड्स हैं तो उसको हम थोड़ा सा ध्यान में रख ले कि वो क्या चीज़ है। इस साल भी वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले न्यूज़ क्या है, ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया है, CERTIN, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्ड टीम ऑफ इंडिया। मतलब कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है डिजिटली, साइबर फ्रॉड, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसके लिए ये एक की एजेंसी है, ठीक है। इसने अभी संडे को क्या करा है, एक लिस्ट शेयर करी है कि कौन कौन से ऑनलाइन स्कैम होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सके, इससे इंक्लूडिंग डिजिटल अरेस्ट। मतलब ये यहाँ पे एक कीवर्ड है डिजिटल अरेस्ट, CERTIN। बेसिकली इसने क्या करा है, एक एडवाइजरी इशू करी है कि जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, कौन कौन से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे उनसे बचना है, वो सारी चीजें एक एडवाइजरी इशू करी है और कुछ नहीं इशू करा है। कीवर्ड यहाँ पे यूज करा था इसने, डिजिटल अरेस्ट। कीवर्ड क्या यूज करा था, डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमारे CAPF के एग्जाम पे, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा CERTIN के बारे में भी जान ले, क्योंकि हमारा जो CAPF है एजेंसियों के बारे में पूछ लेता है, बेसिक क्वेश्चन एकदम पूछता है कि ये करता क्या है। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए करता क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आप में, ठीक है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लें, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको हम CERTIN के रूप में भी जानते हैं। ये क्या है हमारा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। इतना याद रखना बस, ठीक है। ये हो गया। ये बेसिकली क्या करता है, इंडिया के अंदर जितने भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं या इंसिडेंट होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। किसके अंदर आता है, मैती जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आता है हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERTIN, ठीक है। 2004 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली इसका रोल क्या होता है, जितने भी साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम होते हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्डिंग एजेंसी है ये हमारी, ठीक है। सिक्योरिटी ऑडिट्स भी करता है, ये बस याद रखना थोड़ा सा कि सिक्योरिटी ऑडिट भी करता है कौन, हमारा CERTIN। क्या क्या इसके की इनिशिएटिव है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो CERTIN हमें सब एक इसके कीवर्ड से ही हमें पता चल गया कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं ये करता है, ठीक है। सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑडिट। तो की इनिशिएटिव क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन है साइबर सिक्योरिटी अलर्ट एंड एडवाइजरी, ठीक है। तो जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अलर्ट वगैरह जो होते हैं, एडवाइजरी इशू करता है जब जैसे जैसे क्राइम बढ़ते हैं।
जैसे जैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइम बढ़ते हैं, तो ये CERT-IN क्या करता रहता है, ये टाइम टू टाइम एडवाइजरी इशू करता रहता है, जैसे अभी करिए। तो ये इसका एक की इनिशिएटिव है, एक फंक्शन है, गाइडलाइंस वगैरह इशू करना, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है, ठीक है। ये मैनेजिंग और मिटिगेटिंग थ्रेट एजेंसी भी है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो जैसे हमने देखा, एडवाइजरी इशू कर दी, कुछ हुआ तो रिस्पॉन्स कर दिया। अब रिस्पॉन्स करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा कि अपनी कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जितनी भी ट्रेनिंग है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जितनी भी ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, एक्सरसाइजेज है, ये कंडक्ट कौन करवाता है? CERT-IN फॉर इंडिया। और क्या करता है, इसके साथ साथ जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखना कि साइबर, देखो, साइबर थ्रेट या साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड से रिलेटेड अगर कोई ग्लोबल लेवल पे होगा तो इंडिया के अंदर कौन सी एजेंसी कांटेक्ट करेगी? वो है हमारी CERT-IN। यहाँ पे लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन करती है इंटरनेशनल बॉडीज से क्रॉस बॉर्डर साइबर थ्रेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली हमने कुछ समझा, और ये इंडिया का है डिजिटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर, डिजिटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। देखो, ये भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऐसे राइटिंग के अंदर, इसका याद रखना, क्योंकि साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, RTI के रिप्लाई में आया है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 2 के लिए इस एडिटोरियल से या इस आर्टिकल से हम फोल्डर पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी बेसिक थीम यहाँ पे डिस्कस नहीं की है, सिर्फ फोल्डर पॉइंट्स है, लेकिन उसका उस फोल्डर पॉइंट्स को यूज करके हम ऐसे राइटिंग का में लिख सकते हैं कुछ। अगर हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने होंगे अपने कि डिजिटल से रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं या डिजिटल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या फ्रेमवर्क है हमारे इंडिया के अंदर, तो ये हमारा CITN बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अपडेट्स, मतलब आज के न्यूज़पेपर में जो आया था वो क्या कि एडवाइजरी इशू करी, वो हमने देख लिया। उसके अंदर एक टर्म था क्या? डिजिटल अरेस्ट। अब इसको देख लेते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या चीज़ होती है। क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट ही कहीं ना कहीं हमें अपने जो 2025 के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने 2022 के अंदर ये CERT-IN से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए पेपर में आया है। तो इंपॉर्टेंट है तो हम तो इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे आज कवर करा है। तो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि डिजिटल अरेस्ट के अंदर जो स्कैम होता है, बेसिकली स्कैम का नाम है डिजिटल अरेस्ट। साइबर फ्रॉड जितने भी है सारे स्कैम ही है। तो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या है कि जो आपने देखा होगा कि अभी क्या इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, अभी हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स व्हाट्सएप के थ्रू या फिर स्काइप के थ्रू कांटेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट को। क्लाइंट मतलब कि जो विक्टिम है इस केस में, ठीक है, उनसे ईडी, एज अ ईडी ऑफिसर, एज अ CBI ऑफिसर, या एज अ RBI ऑफिसर, या फिर कोई भी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, IB का इंटेलिजेंस ऑफिसर बन के कॉन्टैक्ट करते हैं, और उनसे वो फिर कहीं ना कहीं साइबर के थ्रू, साइबर मतलब ऑनलाइन के थ्रू, वो कहीं ना कहीं वहां से पैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे ही साइबर फ्रॉड बोलते हैं, जो डिजिटल अरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये वो स्कैम है जिसके अंदर जो हमारा कल्प्रिट है, यहाँ पे जो स्कैमर है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने आप को पोर्ट्रेट करता है कि मैं CBI से बिलोंग करता हूँ, और व्हाट्सएप और स्काइप के थ्रू आपसे वो फिर पैसे हड़पता है, ठीक है। तो इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे बताया, CRTN ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो ऐसे व्हाट्सएप और स्काइप के थ्रू, इन कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कांटेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो डिजिटल अरेस्ट आप समझ गए होंगे। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली क्या चीज है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के आपसे पैसे लूटना ऑनलाइन, ठीक है, इसे ही कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। और हमारे CITN ने क्या इशू कराया एडवाइजरी में कि ये जो व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, ये जो व्हाट्सएप हो गया और जो स्काइप हो गया, आपका जो स्काइप हो गया, ठीक है, ये इनके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे कांटेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये एडवाइजरी बेसिकली इशू करी है। उसके बाद प्रेशर टैक्टिक्स बताइए कि अगर प्रेशर देते हैं तो आपको क्या करना है कि गिव अप नहीं करना, आपको आपको डायरेक्टली कंप्लेंट करना है, ये सारी चीजें, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। मेन क्या था यहाँ पे? डिजिटल अरेस्ट। आपको जानना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ठीक है। कि आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं ऑनलाइन आके कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम वहां से बोल रहे हैं, और जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। अभी न्यूज़पेपर में भी एक चीज आया था, आपको याद होगा कि ऑनलाइन उन्होंने क्या करा था, दिल्ली पुलिस की साइट पे जाके
जितने भी वांटेड है, जितने भी वांटेड मतलब जितने भी मिसिंग बच्चे हैं उनकी लिस्ट निकाली। लिस्ट निकालने के बाद उनके पेरेंट्स को कॉल करा, कॉल करके बोला कि हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं और आपका बच्चा किडनैप हो गया था, उसकी थोड़ी सी हमें सूचना मिली और हम उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, उसके पैसे डलवा दो। तो उन्होंने 5-10 हज़ार रुपये डलवा दिए अपने बच्चे को बचाने के लिए। बाद में पता चला वो तो फ्रॉड था। ठीक है, तो यही सारी चीज काइंड ऑफ टैक्टिक्स है जो यहाँ पे हमें कंट्रोल करनी है। अब 2022 में एक क्वेश्चन आया था, इसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन को देख के बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा इतना ज्यादा मोटिव नहीं होता, हमारा मोटिव होता है कि आपको थीम पता करना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीआरटीएन ने लेटेस्ट गाइडलाइन इशू करी है, मतलब कि कोई गाइडलाइन आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, तो वो गाइडलाइन क्या थी इनमें से एक बताना है। देखो 2022 की गाइडलाइन है, कोई रिलेवेंट नहीं है, इसको याद रखना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 24 घंटे की जगह 6 आवर था बस। ठीक है, तो दूसरा आंसर है। तो आपको थीम को ध्यान रखना है कि कैसे काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए लेटेस्ट गाइडलाइन, तो अभी यहाँ पे लेटेस्ट एडवाइजरी इशू करी गई है, उसमें एक कीवर्ड है डिजिटल अरेस्ट, तो यहाँ पे इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि किससे रिलेटेड जो एडवाइजरी है वो इशू करी गई। या फिर सीआरटीएन से रिलेटेड आ सकता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या वर्क होता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आता हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्टिक एम्प्लॉयड बाय फ्रॉडस्टर इन द डिजिटल अरेस्ट स्कैम, की भाई जो फ्रॉडस्टर है, जो फ्रॉड करने वाले हैं, स्कैमर जो है, वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम के अंदर। अब इसका आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एन ट्रिपल सी। एन ट्रिपल सी बेसिकली क्या चीज है अभी देखते हैं। देखो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, इससे रिलेटेड पेपर 2 के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पे दो एजेंसी आती है, CERT-IN आती है जो अभी डिस्कस करी हमने, और दूसरी आती है एन ट्रिपल सी। तो अब आप कह सकते हैं कि सर अगर ये पहले से है तो इसकी क्या जरूरत है। देखो ये बेसिकली क्या करती है, सर्विलांस करती है, और ये क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, ये डिफरेंस है। ठीक है, समझ आया। चलो अब इसके अंदर चलते हैं, आर्टिकल की तरफ देखते हैं आर्टिकल में है क्या। आर्टिकल में बेसिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी संडे के लिए अंदर पीपल को बोला है कि डिजिटल अरेस्ट से थोड़ा सा सावधान रहना। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट अभी डिस्कस करा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोल दिया ये, और हमारे सीआरटीएन ने एडवाइजरी में भी लिखा है। तो इससे तो हम रूबरू हो चुके हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर हैज बीन सेट अप टू टेक एक्शन अगेंस्ट साइबर फ्रॉड। ठीक है, तो इसीलिए एज सच ये जो न्यूज है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो वर्ड्स हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड, इससे पीछे इसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है, कोई एजेंसी है क्या करती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसको ही हम समझते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ये होता क्या है। अभी हमने देख लिया कि ये बेसिकली क्या करता है, सर्विलांस करता है। ठीक है, जो भी साइबर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, साइबर रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब कि साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड होती है, उससे रिलेटेड जो नेशनल लेवल पे जो सर्विलांस करता है, जो इससे निपटता है, वो हमारी एन ट्रिपल सी है। ऑब्जेक्टिव एंड रोल देखेंगे, बेसिकली इसका रोल क्या है, इसका ऑपरेशन रोल है सर्विलांस, ई सर्विलांस एजेंसी है, ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड ई सर्विलांस ये एजेंसी है। जैसे अभी हमने बताया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। देखो अभी हमने क्या देखा था, CERT-IN। ठीक है, CERT-IN ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, मैती के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मैती के अंदर आती है। अब ये आ गई हमारी एन ट्रिपल सी, ये कौन सी के अंदर आती है, होम अफेयर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन भी करती है। देखो अभी हमने देखा था क्या, ये सर्विलांस करती है, फिर इसको कहती है रिस्पॉन्स करो, यही इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है कि ये क्या करती है, सर्विलांस करती है एजेंसी, वेरी सिक्योरिटी एंड सर्विलांस करती है, उसके बाद ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है किसके साथ, CERT के अंदर, और ये कौन सी है, हमारी रिस्पॉन्स टीम है। ठीक है, तो ये बेसिकली एन ट्रिपल सी का फंक्शन है, रोल है। इसके बाद और देखते हैं क्या फंक्शन है। मॉनिटरिंग करती है साइबर थ्रेट से रिलेटेड, बेसिकली ये क्या है, हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट में कुछ भी होता है तो सबसे पहले कौन आता है, हमारा एन ट्रिपल सी। एन ट्रिपल सी, ठीक है, नेशनल
कोऑर्डिनेशन, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर NCCC आता है। ये सर्विलांस करने के ऊपर ई सर्विलांस सबसे मेन इसका फंक्शन है। सर्विलांस करने के बाद ये सेकंड लेयर पे बताता है CERTIN को, और ये यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, हमने देखा था ये CERTIN ये भी इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन भी करती है। ठीक है, इतना भी याद रखना। उसके बाद इसका क्या फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन है इंटरनेट ट्रैफिक स्कैनिंग। मतलब जो इंटरनेट पे जितने भी ट्रैफिक्स वगैरह आते हैं, इंटरनेट पे जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उन सब पे सर्विलांस कौन करता है, NCCC। ठीक है, ये आ गया। चैलेंजेस वगैरह क्या आते हैं, बेसिकली देखो लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड चैलेंज है और इम्प्लीमेंटेशन वाला चैलेंज है। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हम सभी को पता है कि लॉज हमारे पास बहुत सारे, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो नहीं पाता। यही सेम प्रॉब्लम NCCC के साथ भी है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। लीगल फ्रेम एक जो चैलेंज है वो क्या, कि सिविल लिबर्टी और प्राइवेसी का जो वियोलेशन है। बेसिकली हमें पता है कि आर्टिकल 21 के अंदर प्राइवेसी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये क्या कर रही है NCCC सर्विलांस कर रही है, सर्विलांस करके क्या कर रही है, हमारी प्राइवेसी को वियोलेट कर रही है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए सब जायज है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में भी ये क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, एक्सक्लूड है ये भी। यही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आंसर करना इसका कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर रहेगा आपको थोड़ा सा देख के बताना। ठीक है अब अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और आज के दिन का हमारा लास्ट आर्टिकल, आज के न्यूज़पेपर में ऐसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। नोबल पीस प्राइज। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो न्यूज़ है, वैसे मैं ऐसी न्यूज़ को अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली मेंशन हो रही है न्यूज़पेपर में। इसको मैं कम से कम 4 बार न्यूज़पेपर में देख चुका हूँ। कोई भी न्यूज़ अगर न्यूज़पेपर में रिपीट हो रही है और वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बारे में लेडी का नाम पता होना चाहिए, कौन है, क्या इसने प्राइस वगैरह लिया है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। MCQs में इसके आने की संभावना है। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी, ये बेसिकली ईरानियन है। यहाँ पे इनको नोबल पीस प्राइज ल्यूरेट भी हैं ये। इनको ईरान के अंदर जेल में डाला गया है और हेल्थ इशू कुछ फेस कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। तो आपको क्या जानना है कि नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, हु इज शी इज इन ईरानियन, और ईरानियन में इनको नोबल पीस प्राइज मिला है। क्या मिला है, नोबल पीस प्राइज। ठीक है, इसकी ल्यूरेट्स हैं और वो अभी जेल में है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि इनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस करा कि कौन है ये लेडी, कहाँ रहती है, क्या मिला हुआ है, क्या अचीवमेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन अगर आएगा तो आने की संभावना है कि नोबल पीस प्राइज का बेसिक्स क्या होता है, क्योंकि बेसिक्स आपने बहुत पूछते हैं CAPF के अंदर, तो बेसिक्स क्या होता है और अभी 2024 में किसे मिला है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो नोबल पीस प्राइज है स्टैब्लिश कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबल ने 1985 में इसको स्टैब्लिश किया था। बेसिकली अल्फ्रेड नोबल, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एटॉमिक बॉम्ब हमने गिराया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, बेसिकली एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों एक ही है, उसके जो ये जन्म जाता है, उसके इन्वेंटर है अल्फ्रेड नोबल। तो उन्होंने इतना डेवस्टेटिव जो वो करा था, एक्सपेरिमेंट करा था। इनका मोटिव तो बेसिकली वो नहीं था, लेकिन इसका यूज करके कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को ग्रेटेस्ट हार्म पहुंचा था उस टाइम पे, हिरोशिमा और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो उसी के रिग्रेट में इन्होंने ये नोबल पीस प्राइज इनिशिएट करा था कि कोई भी वर्ल्ड लेवल पे कोई पीस एस्टेब्लिश करेगा उसको नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अवार्डिंग बॉडी कौन सी होती है, नॉर्वेगियन नोबल कमेटी। मतलब नॉर्वे जो कंट्री है वो यहाँ पे नोबल पीस प्राइज प्रोवाइड कराती है। कितने पैसे मिलते हैं, $1 मिलियन मिलता है, बहुत पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्राइज है, आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए और प्राइज को जीतिए। अब चलो 2024 में देख लेते हैं किसने जीता था। 2024 के रेसिपिएंट है निहोन हिडांको। निहोन हिडांको, ये जो हमारे दिख रहे हैं बुजुर्ग से अंकल, यही हैं हमारे 2024 के पीस प्राइज के विनर, जिन्होंने $1 मिलियन जीते हैं। क्यों जीते हैं, बेसिकली ये कौन थे, एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है कि एडवोकेसी करिए कि जो पूरा वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। इसीलिए इन्हें 2024 का पीस प्राइज मिला, नोबल पीस प्राइज मिला, $1 मिलियन की राशि इनको मिली। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीएपीएफ एग्जाम के ऊपर। यहाँ से कहीं ना कहीं इधर उधर करके एक क्वेश्चन बन सकता है इधर से, ठीक है। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी पता होनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग का यूज़ करके उसका आंसर कर पाएँ। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।